अगला एक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उस समय मॉन्टेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन्हीं दोनों के नामों का इस्तेमाल करके इस एक्ट का नाम दिया गया। उसके बाद इस एक्ट के कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आया 20 अगस्त 1917 को, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट इंटेंडेड टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लेवल्स। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो असली मकसद है वो हिंदुस्तानियों के हाथ में पावर को हस्तांतरित करना है, और वो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। कुछ समय में इंडियंस को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में मौका दे करके उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे उन्हें एक सेल्फ गवर्नेंस की तरफ प्रमोट करेंगे। उसके बाद कुछ और फीचर्स इस एक्ट के हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सेपरेटेड एंड कैटेगराइज्ड। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। यानी कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया और कैटेगराइज कर दिया गया, और सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स थे उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होते थे वो थे अंडर द गवर्नमेंट एडेड बाय हिज मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी अंडर द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के अंडर में ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे, और उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उनका ये काम होता था कि उनको हेल्प करना, एड करना, और टुगेदर वो सब मिलकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो अंडर द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सारे जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये भी गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स के ही हिस्से गया, लेकिन वो कुल मिलाकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से टायरकी जो थी, जो कि ग्रीक टर्म डायआर्च से बना हुआ है, जिसका कि मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, वो खत्म हो गया इस एक्ट के साथ। उसके बाद जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था उसे इंट्रोड्यूस किया पहली बार, और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड एंड ब्रोकन इनटू टू हाउसेस। जो सेंट्रल लेवल पे एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको तोड़ करके दो हिस्सों में बांट दिया गया। वो था अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि आज भी चला आ रहा है। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी जितने भी मेंबर्स थे दोनों हाउसेस में मैक्सिमम जो थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए जाते थे। ये किया जाना था, ये इस कानून में पास हुआ। और 3 of the 6 members of the Viceroy's is executive council to be Indian except the commander in chief। यानी कि जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर जो थे वो इंडियन होंगे, ये चीज निश्चित की गई, लेकिन एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कमांडर इन चीफ को इस विशेष क्लॉज से बाहर क्यों किया गया। उसकी वजह ये थी कि कमांडर इन चीफ के हाथ में पूरी आर्मी की पावर होती है, और जिस तरीके से 1857 में हमें क्रांति देखने को मिली थी, तो अगर कमांडर इन चीफ इंडियन रखा गया तो कभी भी आर्मी को ऑर्डर्स दे सकता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और उनको देश से बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। यानी इस कानून के तहत, जैसे पहले हमने मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में देखा था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया था, ठीक उसी तरीके से अब सिखों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस भी जो रह रहे थे देश में, इन सब के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट बांट दिए गए थे। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टू गेट फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। यानी जो मतदान का अधिकार था, वोट देने का जो अधिकार था, वो लिमिटेड लोगों को मिलना था, और उसका जो बेसिस था वो था प्रॉपर्टी
और टैक्स जो पे कर रहे थे और एजुकेशन जो उन लोगों के पास था उसके आधार पर उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद a new office of High Commissioner for India was created in London and some of the functions of Secretary of State was transferred to him। यानी एक नए पद का निर्माण किया गया, एक नए पद की स्थापना हुई जिसका नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि लंदन में रहने वाला था और उसके पास कुछ अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थे। फिर अब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी इस कानून के तहत, जिसको कि हम जानते हैं, ये है इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टी ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स। इसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया 1923-24। यानी कि एक रिकमेंडेशन आया था उस जमाने में ली कमीशन का, जिसके तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जानी थी सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए सुपीरियर सिविल सर्विसेज में। और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, जो कि पूर्वज है आज के यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो शुरुआती स्वरूप था वो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर उभर करके आया। फिर प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट सेपरेटेड एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ऑथराइज्ड टू इनैक्ट देयर ओन बजट। यानी कि जो स्टेट्स के लिए बजट था उसे जो सेंटर के लिए बजट था उससे अलग कर दिया गया, और यानी दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे उनको ये अथॉरिटी दे दी गई कि वो अपना खुद का बजट अथराइज कर सकें, इनैक्ट कर सकें। उसके बाद आगे हम देखते हैं साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में अपॉइंट किया गया 7 मेंबर्स का एक स्टैट्यूटरी कमीशन, उसके अनाउंसमेंट हुआ और उसके चेयरमैन रहने वाले थे सर जॉन साइमन। और इसका जो लक्ष्य था साइमन कमीशन का वो था टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के लिए जो एक नए ये कानून बनकर के आए थे, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके तहत जो एक संविधान की रचना करने का प्रयास किया गया देश के लिए, उसके अंडर में हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी ये जांचने का प्रयास किया गया और उसके लिए साइमन कमीशन की स्थापना हुई। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि इसमें एक जो फ्लॉ था साइमन कमीशन में, जो एक कमी थी जिसकी वजह से देश में ज़्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, वो था कि जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन के वो सब ब्रिटिश थे। तो इसलिए कमीशन को सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया। और इसी की श्रृंखला में 1928 में साइमन कमीशन का ही विरोध हो रहा था। और ऐसी परिस्थिति में उसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान हमला हुआ और उनको इंजरीज के वजह से उनकी मृत्यु हुई 10 दिन बाद, जिसके बाद भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या करके उस चीज़ का बदला लिया। ये सब उसी श्रृंखला में था। और 1930 में इस कमीशन की, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। इसके बाद आगे हम देखते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, यानी साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस पेश किए। पहला था एबॉलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कुछ मतलब इसके रिकमेंडेशंस थे साइमन कमीशन के। सबसे पहला था कि डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाए, जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है। उसके बाद सारे जितने प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनमें सब में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। उसके बाद एक फेडरेशन की स्थापना हो, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना हो। यहाँ पे एक गेम खेला गया कि अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को यानी राजघरानों को अपने साथ मिला देते हैं, ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा, तो हमारी पावर और पॉपुलैरिटी और हमारे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये एक चाल थी। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे उनको वैसे ही बनाए लिए चलिए, क्योंकि वो देश को बांटने का काम कर रहा था, हिंदुस्तान के समाज को टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा था। तो साइमन कमीशन का ये रिकमेंडेशन था कि आप इसको चलाए चलिए। फिर उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी और उनके जो प्रपोजल्स थे उनको मतलब उसमें जो प्रपोजल्स हैं, ये सारे प्रपोजल्स जो साइमन कमीशन के थे उनको डिस्कस किया जाना था।
उनके ऊपर बातचीत होनी थी। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। यानी जो कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनमें 3 पार्टियां शामिल थीं। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय ब्रिटेन में जो लोग थे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया के जितने भी पावर्स थी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, यही 3 उसके मेंबर्स थे। इन्हीं को मिलकर के डिस्कशन करना था। On the basis of these roundtable conferences, white paper on constitutional reforms prepared and submitted of the considerations of the Joint Select Committee of the British Parliament। यानी कि एक इन्हीं सारे जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इनके बेसिस पे एक वाइट पेपर तैयार किया गया साइमन कमीशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, और एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद जो अगला बड़ा टॉपिक आता है वो है कम्युनल अवार्ड, और या इसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगस्त 1932 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज अलॉन्ग विद द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज डिस्कस्ड अर्लियर। यानी कि जो माइनॉरिटीज थी उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की भी स्थापना की बात हुई थी, उसको लेकर के बातचीत होनी थी। अनाउंस्ड बाय रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड क्लासेस। यानी अब तक सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें केवल मुस्लिम्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सब के लिए थी, लेकिन अब इस चीज़ सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम को बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर भी लागू किया जाना था। और इस चीज़ के खिलाफ थे हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े नेता। गांधी जी खास करके इस चीज़ से परेशान थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना ना हो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और उन्होंने यरवदा जेल पूना में रहते हुए एक आमरण अनशन किया और इस बिल में मॉडिफिकेशंस की मांग की कि इस चीज़ को हटाया जाए। फिर उसके बाद इसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस, द बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स, और इसे मिला करके हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। According to this pact, Hindu joint electorate along with the reserved seats for the backward classes was formed। यानी कि पूना पैक्ट में केवल इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ कांग्रेस के लीडर्स ने, और उस समय के जो जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लीडर्स थे वो इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना हो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और वहीं पे बैकवर्ड क्लासेस के कुछ लीडर्स का ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि उनको भी एक अलग आइडेंटिटी मिले, अलग पावर मिले, उनके अलग लीडर्स हों जो कि पावर में आए। तो इसी सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद जो अगला बड़ा एक्ट आता है जो कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आज का जो संविधान का करंट स्वरूप है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो उठाई गई हैं वो इसी बड़े कानून से उठाई गई हैं, और इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक उसी तरह जैसे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 400 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ उस समय 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिली। इसके जो फीचर्स हैं उसे हम समझ लेते हैं। An all India federation was to be established consisting of the provinces and princely states। यानी एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की बात हुई जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे और भारतीय जो प्रोविंसेस थे, जो राज्य थे, वो भी होंगे। उसके बाद पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस इनटू द सेंटर 59 आइटम्स फेडरलिस्ट। यानी कि जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कानून को, अधिकारों को कि किन किन चीज़ों पे कौन कौन लॉ बना सकता है, उस चीज़ पे हमारे पास लिस्ट होती हैं, प्रोविंशियल लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है। तो उसी तरीके से उस ज़माने में भी सेंटर के लिए फेडरल लिस्ट बनी थी जिसमें कि 59 आइटम्स थे, प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल लिस्ट बनी थी जिसमें कि 54 आइटम्स थे, और दोनों को मिलाकर के कॉन्करेंट लिस्ट बनी थी जिसमें कि 36 आइटम्स थे, और जो रेसिडरी पावर्स थे वो वाइसरॉय को दे दिए गए थे। फिर दिस फेडरेशन डिड नॉट कम इनटू बीइंग बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन। यानी कि इस फेडरेशन की स्थापना कभी नहीं हो सकी कारण कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, राजघराने थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था।
उसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस, यानी कि डायरकी का जो सिस्टम था उसे प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया गया था। वो मतलब कि एक तरीके से इस तरीके से क्या कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर मिलने लग गई, ऑटोनॉमी मिलने लग गई। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी गवर्नर टू इनैक्ट विद एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, एंड इट वाज इनैक्टेड इन 1937 एंड डिसकंटिन्यूड इन 1939। एक तरीके की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की प्रयास किया गया जिसमें कि गवर्नर था और उसको एडवाइस करने के लिए उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे स्टेट लेवल पे, और वो सब मिल करके रिस्पॉन्सिबल थे टुवर्ड्स द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लेकिन इस ऐसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्थापित करने की कोशिश की गई 1937 में और उसको फिर से डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। इसी को कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी स्टेट्स को अलग पावर प्रदान करना। उसके बाद डायरकी एट द सेंटर, जिसमें कि हमें सेंटर पर डायरकी देखने का फिर से मौका मिला। फेडरल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। दिस प्रोविजन नेवर केम इनटू ऑपरेशन, यानी कि ये जो प्रोविजन तैयार हुआ ये कभी भी ऑपरेशन में नहीं आ पाया, यानी कभी भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइकैमरलिज्म फिर से हमें देखने को मिला, जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कि अपर हाउस कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कि लोअर हाउस कहते हैं, ये दोनों थे पार्लियामेंट का हिस्सा। उसके बाद इंट्रोड्यूस इन 6 स्टेट्स, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यानी ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना, ये 6 स्टेट्स में उस समय बनाया गया, जिसमें कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि यूपी, जो कि आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ये सभी थे। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द वर्कर्स, वुमेन एंड लेबरर्स। यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फिर से बनाने की बातचीत हुई, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के लिए था, वर्कर्स के लिए था, जिसमें वुमेन और लेबरर्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फिर से बढ़ावा दिया गया इसमें। फिर काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, इसे अबॉलिश किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1858 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858, उसमें इसको स्थापित किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको अबॉलिश कर दिया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was provided with a team of advisors, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइजर्स की एक टीम प्रोवाइड की गई। उसके बाद फ्रेंचाइजी was extended, around 10% of the population got voting rights, यानी लगभग 10% जनसंख्या के पास वोटिंग राइट्स थे। इस कानून के तहत RBI to be established to control the currency and credit issues of the country, यानी RBI को पावर दिया गया कि वो करेंसी के मैटर्स पे नियम बना सके, कानून बना सके, और वो क्रेडिट भी दे सके देश के अलग अलग हिस्सों में, यानी अलग अलग गवर्नमेंट्स को, यानी अलग अलग स्टेट्स को। अगर वो क्रेडिट चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं तो RBI उनको क्रेडिट देता था। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सेंटर, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर प्रोविंसेस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more प्रोविंसेस। यानी 3 तरीके के पब्लिक सर्विस कमीशन देखे गए। एक तो सेंटर के लिए जो UPSC का पूर्वज था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उससे कहा गया। उसके बाद स्टेट्स के लिए जो PCS के एग्जाम्स होल्ड कराते थे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बने। उसके बाद दोनों को मिलाकर, यानी कि आस-पास के 2-3 स्टेट्स को मिलाकर के एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हुआ करता था कई दफ़े, उसमें कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में 2-3 स्टेट्स भी आ जाया करते थे। कभी कभी कुछ जगहों पे ऐसी भी स्थापना हुई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट सेटअप इन 1937, यानी कि पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में इस कानून के तहत। तो इन सभी कानूनों के बाद आखिरकार 1947 में जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई और देश की गवर्नेंस में कोई भी चीज़ काम नहीं की, तो जाकर के आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी देश को आज़ाद करने के लिए प्रयास किया गया, आज़ादी देने का नियम पास हुआ। और उसमें क्या था हम देख लेते हैं ज़रा सा। फरवरी 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय जनवरी 30, 1947 मेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1947 तक में
हम हिंदुस्तान के ऊपर से अपनी सत्ता खत्म करके इंडियंस को पावर सौंप देंगे, यानी कि इंडिया की जो गवर्नेंस थी वो इंडियंस के हाथ में होगी और हम इंडिया को छोड़ करके चले जाएंगे। उसके बाद इस मुस्लिम लीग ने एजिटेट किया और उन्होंने एक अलग कंट्री की डिमांड की, जिस चीज़ के इतिहास के बारे में सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जून 3, 1947 को क्या हुआ, एक ऐतिहासिक घटना हुई। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड द कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Constituent Assembly can't be forcefully implemented on the parts of country which are not ready to accept it। यानी कि ये बात कही गई 3 जून 1947 को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि जो संविधान की स्थापना हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना 1946 में यानी 1 साल पहले हो गई थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को देश के सभी हिस्सों में लागू नहीं किया जा सकता है। वो हिस्से जो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि उस ज़माने में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे देश के, खास करके बंगाल और पंजाब की तरफ का, पाकिस्तान जो आज का है, लाहौर इत्यादि, वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक थी और मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में आकर के वो लोग उस समय संविधान जो बन रहा था उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो ये ऐसा स्टेटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया कि आप जबरदस्ती फोर्सफुली उसे लागू नहीं कर सकते। उसके बाद माउंटबेटन प्लान भी उसी दिन आया, 3 जून 1947 को देखने को मिला, जिसमें कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। यानी कि पार्टीशन की जो बात पहली बार खुल करके हुई, स्पष्ट रूप से उसे एक स्वीकृति दी गई, वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ। उसके बाद जो फीचर्स थे इस माउंटबेटन प्लान के, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के, वो क्या क्या थे। इसने इंडिया को स्वतंत्र और स्वावलंबी घोषित किया। इट डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से हिंदुस्तान आज़ाद होगा, ऐसा डिक्लेरेशन उसमें किया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन, उसके बारे में बातचीत थी इस कानून में। ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय अबॉलिश्ड, यानी जो अब तक वॉइसरॉय का ऑफिस चालू हो गया था, पद चालू हो गया था, उसे अबॉलिश कर दिया गया। सेपरेटेड गवर्नर जनरल्स टू बी अपॉइंटेड फॉर इंडिया एंड सेपरेट गवर्नर जनरल्स टू बी अपॉइंटेड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दे वर टू बी असिस्टेड बाय देयर कैबिनेट। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल्स को नियुक्त करने की बात की गई और उनको असिस्ट किया जाना था उनकी कैबिनेट के द्वारा। फिर both the countries could frame their own constitution and change or repeal any act of the British Parliament including this very act। यानी कि ये भी कहा गया कि दोनों देश अपने लिए अलग संविधान की स्थापना कर सकते हैं और वो कभी भी किसी भी तरीके के एक्ट को रिपील कर सकते हैं, इवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर सकते हैं। यानी एक दरवाज़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुला रखा कि कभी भी आपको अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद, अपना संविधान बनाने के बाद ये महसूस हो कि हम गवर्नेंस को चला नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें फिर से बुला लीजिएगा, कॉल बैक कर लीजिएगा, हम फिर से इंडिया की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं था। फिर उसके बाद both the countries to legislate themselves, दोनों कंट्रीज अपने आप को लेजिस्लेट करेंगे, यानी अपने कानून स्वयं बनाएंगे। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अबॉलिश्ड एंड हिज फंक्शंस वर ट्रांसफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था उसे खत्म कर दिया गया और एक कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक उस समय के लिए एक मतलब काम चलाने के लिए वो पद को फिर से बनाया गया। सॉरी। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्राइबल अफेयर्स टू लैप्स, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्रोल था राजघरानों के ऊपर और ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज के ऊपर, वो खत्म होना था। और द प्रिंसली स्टेट्स कुड जॉइन एनी ऑफ द टू कंट्रीज, और जो राजघराने थे उनको ये मौका दिया गया कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी भी देश को चूज कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। फिर both the countries to be governed by Government of India Act 1935 till the new constitutions were framed, यानी दोनों देशों की गवर्नेंस इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिससे पहले आया था उसके तहत चलाया जाएगा जब तक दोनों देश अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते हैं। Any desired modifications could be made in the act till then, यानी कि तब तक के लिए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो अपने हिसाब से कैसा भी मॉडिफिकेशन ले आ सकते हैं। उसके बाद वीटो पावर ऑफ ब्रिटिश
of the British Crown in lawmaking taken away and given to the Governor General of on Crown's behalf। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन के पास उस समय एक वीटो पावर था कि आप लोग जो भी कानून बना रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत उस पर ब्रिटिश क्राउन स्वयं से एक वीटो लगा सकता है, लेकिन उस पावर को अबॉलिश कर दिया गया और ये कहा गया कि ये पावर जो है क्राउन अपने अपने देशों के गवर्नर जनरल्स को प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल्स को। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस entitled to govern on the advice of the respective councils of ministers। यानी कि जैसा कि सिस्टम बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी हेड और उसी तरीके से प्रोविंसेस में गवर्नर अपनी अपनी काउंसिल्स की मदद से राज्य को चलाएंगे। ऐसा कानून उन्होंने जाते जाते एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि किस तरीके से आप हमारे जाने के बाद देश को चलाएंगे अपने अपने। फिर द रॉयल टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया टेकन अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन को तब तक एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन इस कानून के तहत वो भी अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स नॉट टू बी कंटिन्यूड एज पर द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाए थे जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता था, वो सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबैटन, यानी स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल माने गए वो लॉर्ड माउंटबैटन थे, तो वो आखिरी भी थे। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed in 1946 to become the Parliament of India, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हुई थी 1946 में, उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ओहदा दिया गया। इस तरीके से फिर 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी और पहली कैबिनेट फ्री इंडिया की 1947 में बनकर के तैयार हुई थी। इस तरीके से हम जानते हैं कि इस कानून के साथ जितने भी मतलब कंपनी रूल और क्राउन रूल के हमने कानूनों को देखा, समझा और जाना, और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, लॉ मेकिंग का, वो पूरा होता है। आगे लेकर के आता रहूँगा आपके लिए बहुत सारे और भी चैप्टर्स, जो इसमें चैप्टर्स हैं इस बुक में एम लक्ष्मीकांत में, उन सब पे हम वीडियोस बनाएंगे। किसी विशेष टॉपिक पे अगर चर्चा या बातचीत चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के भेजिए। मिलता रहूँगा, आता रहूँगा बहुत सारी खूबसूरत जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ वत्सराज।